मैंने अपने खून पसीने से बेटे के नए कांच के महल के लिए जो नक्काशीदार झूला बनाया था, उसने उसे कबाड़ कहकर घर से निकाल दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी कबाड़ में उसकी बर्बादी और मेरा सम्मान छिपा था। मेरे हाथों की हथेलियां अब खुरदुरी हो चुकी हैं। इन पर अनगिनत कटने और छीलने के निशान हैं। शीशम और सागौन की लकड़ी छिलते-छिलते मेरी उंगलियों के पोरों में कोमलता का एहसास बहुत पहले ही भुला दिया था। मैं रघुवीर हूँ, उम्र 65 साल, जयपुर के पुराने शहर में लोग मुझे लकड़ी का जादूगर कहते हैं। मेरे बनाए नक्काशीदार दरवाजे और झरोखे आज भी कई पुरानी हवेलियों की शान बढ़ाते हैं। लेकिन आज मैं किसी रियासत के नवाब या किसी बड़े व्यापारी के लिए नहीं, बल्कि अपने इकलौते बेटे सिद्धार्थ के लिए काम कर रहा था। सिद्धार्थ ने शहर के सबसे महंगे इलाके में अपना नया घर बनाया था। वह बड़ी बड़ी इमारतों का नक्शा बनाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था। आज उसके नए घर का गृह प्रवेश था। मैंने पिछले 3 महीनों से दिन रात एक करके उसके लिए शीशम की लकड़ी का एक बड़ा सा झूला बनाया था। उस झूले की हर एक बेल, हर एक फूल को मैंने अपनी छेनी और हथौड़ी से ऐसे तराशा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को फिर से संवारती है। उसमें लकड़ी की सौंधी महक के साथ मेरे वात्सल्य की खुशबू भी रची बसी थी। मेरी पत्नी के जाने के बाद सिद्धार्थ ही मेरी दुनिया था। उसी को पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने रात रात भर जागकर लकड़ी का बुरादा फांका था। मैंने एक किराए के टेम्पो में वह भारी झूला लदवाया और अपने पुराने कपड़ों को झाड़कर एक साफ कुर्ता पहनकर सिद्धार्थ के नए घर की ओर निकल पड़ा। एक पिता का हृदय उल्लास से भरा हुआ था। मुझे लगा था कि मेरा बेटा अपने नए घर के आंगन में इस झूले को देखकर मुझे गले से लगा लेगा। जैसे ही टेम्पो उस आलीशान घर के बाहर रुका, मेरी आंखें फटी रह गई। वह घर किसी घर जैसा नहीं, बल्कि कांच और लोहे के किसी ठंडे बक्से जैसा लग रहा था। अजीब सी विदेशी सजावट थी, जिसमें ना कोई रंग था, ना कोई गर्माहट। अंदर बड़े बड़े लोग हाथ में रंगीन पानी के गिलास लिए खड़े थे। सिद्धार्थ अपनी पत्नी मीरा के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहा था। मैंने टेम्पो वाले की मदद से वह भारी झूला घर के मुख्य द्वार तक पहुंचाया। मेरी सांसें फूल रही थी, माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। आहट सुनकर सिद्धार्थ बाहर आया। मुझे देखकर उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी घबराहट और शर्मिंदगी तैर गई। उसने मेरे पैर नहीं छुए। उसकी पत्नी मीरा तो दूर से ही मुंह सिकोड़कर अंदर चली गई। यह सब क्या है बाबूजी? सिद्धार्थ ने दबी हुई लेकिन तीखी आवाज में कहा। उसकी नजरें उस शानदार झूले पर ऐसे पड़ रही थी जैसे वह कोई सड़ा हुआ कूड़ा हो। मैंने आपको कल ही फोन पर कहा था कि यहाँ मेरी कंपनी के बड़े बड़े विदेशी ग्राहक आ रहे हैं और आप यहाँ पुराना देहाती कबाड़ उठा कर ले आए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। देहाती कबाड़? मेरे 3 महीने की तपस्या, मेरे प्यार को उसने कबाड़ कह दिया। बेटा, यह शीशम का झूला है। मैंने अपने हाथों से इसके पायों पर तुम्हारे और मीरा के नाम की नक्काशी की है। तुम्हारे इस बड़े से घर के आंगन में यह बहुत दचेगा। मैंने अपनी कांपती आवाज को संभालते हुए कहा। सिद्धार्थ ने झुंझलाते हुए अपना माथा पीट लिया। बाबूजी, आप समझते क्यों नहीं? यह मेरा घर है, कोई गांव की चौपाल या कोई पुराना मंदिर नहीं। मेरे घर की सजावट एकदम आधुनिक और विदेशी है। यह भारी भरकम लकड़ी का ढांचा यहाँ मेरा हैसियत का मजाक उड़ाएगा। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े डिजाइनर के घर में यह पुराने जमाने का लकड़हारा वाला सामान रखा है। तभी मीरा बाहर आई। उसने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, जैसे मेरे पसीने या लकड़ी के बुरादे से उसे कोई बीमारी हो जाएगी। सिद्धार्थ, इन्हें कहो कि यह सब यहाँ से तुरंत ले जाए। मेरे दोस्तों की गाड़ियां आने वाली है और यह टेम्पो रास्ता रोक कर खड़ा है। वैसे भी इस झूले से दीमक लग गई है तो मेरे महंगे विदेशी सोफे खराब हो जाएंगे। ले जाइए इसे बाबूजी। सिद्धार्थ ने अपनी जेब से कुछ कड़क नोट निकाले और मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये लीजिए टेम्पो का किराया, इसे वापस अपने कारखाने ले जाइए या किसी कबाड़ी को बेच दीजिए। और हाँ, अंदर आना हो तो हाथ पैर धोकर आना, मेरे फर्श पर मिट्टी मत लगाना। उसने नोट मेरे हाथ में थमाया और मुड़कर अंदर चला गया। मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। मेरी उम्र के पिता इतनी आसानी से नहीं रोते, लेकिन मेरे सीने के अंदर कुछ ऐसा टूट गया जिसकी आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दी। वह लकड़ी का झूला नहीं टूटा था, वह मेरा गुरूर था जो मैंने अपने बेटे की सफलता पर पाला था। जिस बेटे को मैंने अपने खून से सींच कर बड़ा किया, आज उसकी नजर में मेरी कला और मेरा प्रेम दोनों दो कौड़ी के हो गए थे। मैंने वह पैसे वहीं जमीन पर छोड़ दिए। टेम्पो वाले को इशारा किया और भारी कदमों से वापस टेम्पो में बैठ गया। कहाँ चलना है काका? कारखाने वापस? टेम्पो वाले ने उदास स्वर में पूछा। उसने सब देख लिया था। नहीं बेटा, मैंने गहरी सांस ली। इसे शहर के बाहर उस आनंद निकेतन अनाथालय ले चलो। मेरे बेटे का घर इसके लायक नहीं है, लेकिन उन बेसहारा बच्चों के बचपन को इस झूले की जरूरत है। हमने वह झूला अनाथालय के बड़े से आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दिया। जैसे ही वह झूला वहां रखा गया, दर्जनों बच्चे दौड़ कर आए और उस पर चढ़ गए। उनकी निश्चल हंसी और लकड़ी की नक्काशी पर फिरते उनके छोटे छोटे हाथों ने मेरे दिल के घाव पर जैसे मरहम लगा दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि असली कदरदान वह नहीं होता जिसकी जेबें भरी हो, बल्कि वह होता है जिसका दिल बड़ा हो। दिन बीतते गए, मैंने सिद्धार्थ से कोई संपर्क नहीं किया। उसने भी पलटकर मेरा हाल नहीं पूछा। वह अपने कांच के महल और अपने झूठे रुतबे में मगन था। लेकिन भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। करीब 1 महीने बाद शहर के सबसे बड़े उद्योगपति और पुरानी कलाओं के संरक्षक सेठ दीननाथ जी उस अनाथालय में दान देने पहुंचे। सेठ जी का नाम पूरे देश में मशहूर था। वे अपनी सादगी और पुरानी विरासतों को सहेजने के लिए जाने जाते थे।
अनाथालय के आंगन में रखे उस शीशम के झूले पर जब उनकी नजर पड़ी तो वे ठिठक गए। वे खुद एक बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने झूले की बारीक नक्काशी को छुआ, उसके जोड़ देखे और मंत्रमुग्ध हो रह गए। उन्होंने तुरंत अनाथालय के संचालक से पूछा कि ये अद्भुत कलाकृति किसने बनाई है। जब उन्हें मेरा नाम पता चला तो वे उसी शाम मेरे छोटे से कारखाने चले आए। रघुवीर जी, सेठ दीनानाथ ने अपने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, आजकल लोग मशीनों से दिखावा तैयार करते हैं, लेकिन आपके हाथों में जो सरस्वती बसती है वो मैंने बरसों बाद देखी है। मैं शहर के बाहर एक बहुत बड़ा और भव्य विरासत महल नाम का रिजॉर्ट बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी पूरी लकड़ी की नक्काशी और सजावट का काम आप अपने हाथों से करें। मुंह मांगी कीमत मिलेगी। मैं हैरान रह गया। जो कला मेरे बेटे के लिए कबाड़ थी वह शहर के सबसे अमीर आदमी के लिए अनमोल खजाना बन गई थी। दूसरी ओर सिद्धार्थ की कंपनी उसी विरासत महल रिजॉर्ट का ठेका पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। वह ठेका कई 100 करोड़ का था। सिद्धार्थ को उम्मीद थी कि वह अपने आधुनिक और विदेशी डिजाइनर से सेठ दीनानाथ को खुश कर देगा। अगले दिन सेठ दीनानाथ ने मुझे अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर अपने आलीशान दफ्तर बुलाया। मैं अपने उसी साधारण कुर्ते और धोती में था। जब मैं सेठ जी के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे पैर तले जमीन खिसक गई और सामने बैठे सिद्धार्थ के तो प्राण सूख ही गए। सिद्धार्थ तो अपनी फाइलें खोले सेठ जी को अपने कांच और लोहे वाले डिजाइन दिखा रहा था। मुझे उस कमरे में सेठ जी के साथ इतने सम्मान से आते देख सिद्धार्थ की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। आइए रघुवीर जी, यहाँ मेरे पास बैठिए। सेठ दीनानाथ ने मुझे अपने बराबर वाले सोफे पर बिठाया। फिर उन्होंने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वह कोमलता नहीं बल्कि एक कठोर आग थी। सिद्धार्थ बाबू, सेठ जी ने सिद्धार्थ की डिजाइन वाली फाइलें मेज पर पटकते हुए कहा, तुम्हारी ये डिजाइन पूरी तरह से बेजान और खोखले है। इनमें कोई आत्मा नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे अंदर कोई संस्कार नहीं बचे हैं। सिद्धार्थ हड़बड़ा गया। सेठ जी, आप क्या कह रहे हैं? यह डिजाइन दुनिया की सबसे बेहतरीन डिजाइन है। और बाबूजी यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बाबूजी इस रिजॉर्ट के मुख्य वास्तुकार और कलाकार हैं। सेठ जी की आवाज ने पूरे कमरे में गूंज उठी। और मुझे यह बताते हुए शर्म आ रही है सिद्धार्थ कि जिस दिन तुमने अपने पिता को उनके बनाए झूले के साथ अपने घर से धक्के मार कर निकाला था, उस दिन मैं तुम्हारे उसी मोहल्ले में अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। मैंने वो पूरा तमाशा देखा। जो आदमी अपने बूढ़े पिता के पसीने की कदर नहीं कर सकता वह मेरी विरासत को क्या खाक संभालेगा? सिद्धार्थ का चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी सारी हेकड़ी, सारा अहंकार एक पल में चकनाचूर हो गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारी कंपनी का ठेका अभी और इसी वक्त रद्द करता हूँ, सेठ जी ने कड़कती आवाज में कहा। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सिद्धार्थ लगभग रोने लगा। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा नया घर बिक जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे एक मौका दे दीजिए। सेठ दीनानाथ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में मेरे लिए सम्मान था। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे हर शर्त मंजूर है सेठ जी। सिद्धार्थ ने हाथ जोड़ लिए। शर्त यह है कि तुम अपनी कंपनी का कोट पैंट उतार कर अगले 6 महीने तक अपने पिता के कारखाने में एक मजदूर की तरह काम करोगे। सेठ जी ने कहा, तुम लकड़ी छीलोगे, बुरादा उठाओगे, अपने हाथों से नक्काशी करना सीखोगे। जब तक तुम्हारे हाथों में तुम्हारे पिता की तरह छाले नहीं पड़ जाते, तब तक तुम्हें पसीने की असली कीमत समझ नहीं आती, तब तक तुम्हें यहाँ ठेका नहीं मिलेगा। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गया। जो आदमी लकड़ी के बुरादे से दूर भागता था उसे उसी बुरादे में दिन रात बिताना था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उस दिन के बाद सिद्धार्थ की दुनिया बदल गई। जब उसकी पत्नी मीरा को पता चला कि सिद्धार्थ अब कोई बड़ा अफसर नहीं बल्कि एक बढ़ई का मजदूर बन गया है, तो वो अपना सारा सामान समेट कर अपने मायके चली गई। उसने कहा कि वह किसी मजदूर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। पहले कुछ दिन सिद्धार्थ के लिए नर्क जैसे थे। कारखाने की भयंकर गर्मी, हथौड़ी की चोट से सूजी हुई उंगलियां और कमर तोड़ मेहनत। वह कई बार टूट कर रोता, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। मैं चाहता था कि वह तब कर कुंदन बने। वह जमीन पर बैठकर मेरे कारीगरों से साथ सूखी रोटी और प्याज खाता। धीरे धीरे उसका रंग सांवला पड़ने लगा। उसके हाथों में मोटे मोटे गड्ढे पड़ गए। लेकिन एक अजीब सी बात हुई। उसके चेहरे पर वह घमंड और चिड़चिड़ापन गायब होने लगा। उसकी आंखों में अब एक ठहराव आ गया था। 4 महीने बाद जब वह मेरे साथ मिलकर एक बड़ी सी लकड़ी की चौखट पर काम कर रहा था, अचानक उसकी छेनी फिसक गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। मैं दौड़ा हुआ गया और अपनी धोती का किनारा फाड़कर उसके हाथों पर बांधने लगा। तभी सिद्धार्थ ने मुझे कसकर अपने गले लगा लिया। वह फुट फुट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, उसे सकते हुए बोला। मुझे आज समझ आ रहा है कि मेरे बचपन को सजाने के लिए आपने अपने हाथों को कितना काटा है। मैंने कांच के महल के चक्कर में अपना असली देवता घर से निकाल दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरी आंखों से भी वर्षों से रुका हुआ बांध टूट पड़ा। एक पिता कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, वह बस चाहता है कि उसका बच्चा इंसानियत ना भूले। आज सिद्धार्थ का नाम शहर के सबसे बड़े पारंपरिक वास्तुकारों में गिना जाता है। विरासत महल की भव्यता देखने लोग दूर दूर से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ ने अपना कांच का महल बेच दिया। अब हम दोनों उसी पुराने कारखाने के पास एक सादे और खुले घर में रहते हैं। और हाँ, हमारे उस नए घर के आंगन में वही शीशम का झूला रखा है जैसे सिद्धार्थ ने कभी कबाड़ कहा था। आज वह उस झूले पर बैठकर ही अपने डिजाइन बनाता है, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि असली सुंदरता दिखावे में नहीं बल्कि उन हाथों में होती है जो मेहनत से चीजों को गढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपके माता पिता ने भी आपको इस काबिल बनाने के लिए अपने हाथों में छाले सहे हैं,
तो कभी उनकी मेहनत और उनके प्यार को अपने रुतबे के तराजू में मत तौलना, क्योंकि जब समय अपनी करवट बदलता है तो बड़े बड़े महल भी ढह जाते हैं, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद हमेशा आपको बचा लेता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फरमा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर लिखें, माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धन है।